हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन माय यूट्यूब क्लास। तो जैसा कि प्रीवियस क्लास में हमने आपको कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक्स के बारे में बताया था, जैसे वेरिएबल कोवेलेंसी क्या होती है और साथ में किस तरीके से एटॉमिक ऑर्बिटल्स ओवरलैप करके सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं। तो आज की क्लास में बच्चों बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक की बात हम करेंगे, दैट इज़ डाइपोल मोमेंट। ठीक है, डाइपोल मोमेंट एक्चुअली क्यों आया, अगर इसकी हम बात करें तो सबसे पहले जैसे कोई भी डाई एटॉमिक मालिक्यूल्स है, ठीक है, तो डाई एटॉमिक मालिक्यूल्स का मतलब ऐसे मालिक्यूल जिसमें दो एटम हो, जैसे H2 मालिक्यूल हो गया या फिर HCl हो गया। यहाँ पे ये दो तरह के एग्जांपल्स हमने लिया है, ठीक है, जिसमें ये होमो न्यूक्लियर है, मत कहने का मतलब ये दोनों इसमें जो एटम है सिमिलर है, इनमें जो दोनों एटम है वो डिफरेंट है, एक हाइड्रोजन तो दूसरा Cl है। तो इस तरह के मालिक्यूल्स में जब हमें पोलैरिटी फाइंड आउट की करनी हुई, तो इन सारे मालिक्यूल्स में अगर पोलैरिटी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डिफरेंस के बेसिस पे फाइंड आउट किया गया। ठीक है, एक्चुअली जैसे H2 में अगर हमें पोलैरिटी बतानी है कि पोलैरिटी है कि नहीं, तो यहाँ पे यूज करते हैं हम डेल्टा EN की वैल्यू। डेल्टा EN का मतलब होता है डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अब ज़रा देखो, हाइड्रोजन, दोनों हाइड्रोजन एटम हैं, तो जाहिर सी बात है दोनों हाइड्रोजन एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू सेम होगी। ठीक है, तो पहले वाले हाइड्रोजन के लिए 2.1, ठीक है, उसके बाद माइनस दूसरे वाले हाइड्रोजन के लिए भी क्या होगा 2.1। तो यहाँ पे वैल्यू आप देखोगे आपको क्या मिलेगा, जीरो मिलेगा। कहने का मतलब इन द केस ऑफ H2 मालिक्यूल डेल्टा EN की वैल्यू आपको क्या मिलेगी, जीरो मिलेगी। अगर डेल्टा EN की वैल्यू जीरो आ रहा है तो इसका मतलब मालिक्यूल क्या है, नॉन पोलर है। नॉन पोलर है मतलब उसमें किसी तरह की पोलैरिटी नहीं है, क्योंकि दोनों एटम सिमिलर हैं और दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी क्या है, सेम है। अब दूसरा एग्जांपल, जैसा कि HCl आपने देखा, तो HCl में अब अगर डेल्टा EN की वैल्यू आप निकालना चाहते हो, डेल्टा EN मतलब डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अगर आप निकालना चाहते हो, तो आप क्या देखोगे, Cl की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू जनरली होती है 3.0 और हाइड्रोजन की होती है 2.1, तो यहाँ पे वैल्यू आपको 0.9 मिलेगा। कहने का मतलब डेल्टा EN की वैल्यू अगर कुछ आ रही है, ठीक है, ग्रेटर देन जीरो अगर आ रही है, तो इसका मतलब उस मालिक्यूल के अंदर क्या है, पोलैरिटी प्रेजेंट है, मतलब उस मालिक्यूल के अंदर पोलैरिटी है। तो पोलैरिटी को डिटरमाइन करने के लिए बड़े आसानी से हम डेल्टा EN को यूज करके किसी भी मालिक्यूल, डाई एटॉमिक मालिक्यूल्स में हम पोलैरिटी फाइंड आउट कर सकते हैं। लेकिन बात यहाँ पे ये थी कि ये केवल उन्हीं मालिक्यूल्स पे एप्लीकेबल थी, ऐसे मालिक्यूल जिनमें दो ही एटम हों, मतलब डाई एटॉमिक मालिक्यूल्स के केस में। लेकिन बात अब ये थी कि अगर दो से ज़्यादा एटम्स वाले अगर मालिक्यूल्स हैं, मतलब पॉली एटॉमिक मालिक्यूल्स, पॉली एटॉमिक का मतलब दो से ज़्यादा एटम्स जिन मालिक्यूल्स में होते हैं उन्हें हम पॉली एटॉमिक मालिक्यूल्स बोलते हैं। और पॉली एटॉमिक मालिक्यूल्स में अगर हमें फाइंड आउट करना हो पोलैरिटी, तब वहाँ पे हमें डाइपोल मोमेंट की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, तो इसी वजह से डाइपोल मोमेंट का कॉन्सेप्ट आया। ठीक है, डाइपोल मोमेंट का कॉन्सेप्ट बॉन्ड की पोलैरिटी को डिटरमाइन करते हैं हम, ठीक है, बाय डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ठीक है, बॉन्ड पोलैरिटी को डिटरमाइन किया जाता है, ठीक है, डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मतलब डेल्टा EN के बेसिस पे। लेकिन जब पॉली एटॉमिक मालिक्यूल्स में हमें डिटरमाइन करना होगा, ठीक है, मतलब पॉली एटॉमिक मालिक्यूल्स में अगर हमें पोलैरिटी और डिटरमाइन करनी है, तो वहाँ पे हमें डाइपोल मोमेंट का यूज करना होगा। ठीक है, इट कैन बी डिटरमाइंड बाय डाइपोल मोमेंट। तो डाइपोल मोमेंट को हम किस तरीके से डिनोट करते हैं, इसे हम म्यू से डिनोट करते हैं, म्यू, इट इज़ डिनोटेड बाय म्यू। ठीक है, और सेकेंड नेक्स्ट पॉइंट है दैट इज़ डाइपोल मोमेंट इज़ द वेक्टर क्वांटिटी। इस चीज़ को आप याद रखना कि डाइपोल मोमेंट एक तरीके का वेक्टर क्वांटिटी है। आपने इसको फिजिक्स में भी पढ़ा होगा वेक्टर क्वांटिटी के बारे में। ठीक है, यहाँ भी थोड़ा बहुत रोल है डाइपोल मोमेंट में। ठीक है, तो वेक्टर क्वांटिटी है ये क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। डाइपोल मोमेंट इज़ द वेक्टर क्वांटिटी। डाइपोल मोमेंट इज़ द प्रोडक्ट ऑफ चार्ज। अगर इसको हमें डिफाइन करना हो तो डाइपोल मोमेंट एक तरीके का प्रोडक्ट होता है, ठीक है, चार्ज और इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस का। ठीक है, डाइपोल मोमेंट इज़ द प्रोडक्ट ऑफ चार्ज एंड इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस। इसको हम कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे मान लो हमारे पास कोई भी मालिक्यूल है, ठीक है, ये आपका दो पोल हो गया, ठीक है, दिस इज़ प्लस Q, इस पर चार्ज प्लस Q है और यहाँ पे माइनस Q चार्ज है।
ठीक है। अब इन दोनों चार्जेस के बीच का जो डिस्टेंस है उसे हमने डी ले लिया। क्या ले लिया? डी ले लिया। तो अब इस तरीके से यहाँ पे अगर हमें म्यू फाइंड आउट करना हो तो हम क्या लिख सकते हैं? म्यू डाइपोल मोमेंट क्या होता है, हमने क्या बताया? दिस इज द प्रोडक्ट ऑफ चार्ज। चार्ज यहाँ पे क्या है? एक पोल पे प्लस क्यू चार्ज है और दूसरे पे माइनस क्यू चार्ज है। तो चार्ज को हमने क्यू से रिप्रेजेंट किया है, तो म्यू इक्वल टू क्या लिख सकते हैं हम? क्यू। ठीक है। डाइपोल मोमेंट क्या होता है? इट इज़ द प्रोडक्ट ऑफ चार्ज एंड इंटरमालिकुलर डिस्टेंस। यहाँ पे इंटरमालिकुलर डिस्टेंस एक न्यूक्लियस से दूसरे न्यूक्लियस तक का कितना हमने ले लिया है? डी, स्मॉल डी। तो यहाँ पे क्यू इंटू हम क्या लिखेंगे? डी। तो डाइपोल मोमेंट को हम इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, म्यू इक्वल टू क्यू इंटू डी। डी इज़ द डिस्टेंस बिटवीन टू न्यूक्लियाई। ठीक है। तो अब इसके हम अगर यूनिट की बात करें, ठीक है, तो डाइपोल मोमेंट का जो यूनिट होता है जनरली, ठीक है, डाइपोल मोमेंट की यूनिट, म्यू की यूनिट जो होती है वो क्या होती है? डीबाई होती। डीबाई, जिसको हम कैपिटल डी से रिप्रेजेंट करते हैं। डाइपोल मोमेंट को हम डीबाई में मेजर करते हैं, जिसको कैपिटल डी से भी लिखा जाता है। और वन डीबाई की वैल्यू होती है 10⁻⁻18 ESU सेंटीमीटर। 1 डिवाइज इक्वल टू होता है 10⁻⁻18 ESU सेंटीमीटर। एक्चुअली ESU का मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। ESU का मतलब होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। ठीक है, सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये यूनिट है डाइपोल मोमेंट की। जो सबसे पहले इम्पोर्टेंट हमें चीज़ बतानी है आपको, ये आप जान लो कि जो डायरेक्शन होता है डाइपोल मोमेंट का, ठीक है, वो हमेशा फ्रॉम इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट टू इलेक्ट्रॉन रिच होता है इन द केस ऑफ केमिस्ट्री। फिजिक्स में थोड़ा उल्टा होता है। तो डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन जो होता है, इसको जनरली हम रिप्रेजेंट करते हैं एक वेक्टर के थ्रू। वेक्टर कुछ इस तरीके से होता है, जो टेल पार्ट पे हम थोड़ा सा कट कर देते हैं। दिस इज़ द टेल पार्ट एंड दिस इज़ हेड पार्ट। ठीक है। तो इसका जो डायरेक्शन होता है वेक्टर का, वो हमेशा क्या होता है? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कब होता है? जब किसी मॉलिक्यूल पे पॉजिटिव चार्ज होता है। तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट और इलेक्ट्रॉन रिच किसको हम बोलते हैं? जब किसी एटम पे क्या होता है? नेगेटिव चार्ज होता है। ठीक है, जब किसी एटम पे पॉजिटिव चार्ज तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, किसी एटम पे नेगेटिव चार्ज तो इलेक्ट्रॉन रिच। तो इसका जो डायरेक्शन होता है वो क्या होता है? प्लस टू माइनस होता है। ठीक है, फिजिक्स में अपोजिट होता है, माइनस टू प्लस होता है। लेकिन यहाँ पे क्या होता है? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट पॉजिटिव टू नेगेटिव होता है। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ डाइपोल मोमेंट, या वेक्टर का डायरेक्शन हमेशा इसी तरीके से हम रिप्रेजेंट करते हैं। नेक्स्ट है आपका द डाइपोल मोमेंट इज़ जीरो। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ आप यहाँ पे ये समझ लो कि जो डाइपोल मोमेंट, अगर म्यू की वैल्यू अगर जीरो है तो इसका मतलब मॉलिक्यूल, किसी भी मॉलिक्यूल में अगर म्यू की वैल्यू जीरो आ रही है तो मॉलिक्यूल क्या होगा? नॉन पोलर होगा। ठीक है, अगर किसी मॉलिक्यूल के म्यू की वैल्यू इज़ नॉट इक्वल टू जीरो, अगर जीरो नहीं है तो इसका मतलब वो मॉलिक्यूल क्या होगा? आपका पोलर होगा। ठीक है, इसको आप नोट कर लेंगे। एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ आप ये भी जान लो, कुछ एटम पे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है, जैसे कि नाइट्रोजन पे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। तो ये लोन पेयर हमेशा नाइट्रोजन के पी ऑर्बिटल्स में प्रेजेंट होता है। और आप जैसा कि जानते हो कि पी ऑर्बिटल्स में जो इलेक्ट्रॉन रिचनेस होती है वो नोड पे जीरो होती है। नोड पे क्या होती है? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जीरो होती है। ठीक है, जो इलेक्ट्रॉन रिचनेस होती है वो कहाँ पे होती है? ज़्यादा लोब पर होती है। कहाँ पे होती है? लोब पर। ठीक है, लोब पे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है। तो यहाँ पे इस तरीके से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऊपर की तरफ ज़्यादा है, इसलिए हम डायरेक्शन क्या दिखाते हैं? इस तरीके से। वेक्टर का डायरेक्शन हमेशा हम लोन पेयर वाले केस में इस तरीके से दिखाते हैं। ठीक है, किसी भी एटम पे अगर लोन पेयर है तो जाहिर सी बात है वो लोन पेयर पी ऑर्बिटल्स में होगा, और वो पी ऑर्बिटल्स में जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी, जो इलेक्ट्रॉन रिचनेस होगा, वो लोब पर ज़्यादा होगा इस कंडीशन पे, यहाँ पे। ठीक है, इसी वजह से इसका डायरेक्शन हम वेक्टर का इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। देखो बच्चों, कुछ एग्जांपल्स के थ्रू इसको हम समझने की कोशिश करते हैं। जैसे
तो पहला एग्जांपल है कार्बन डाइऑक्साइड। देखो बच्चों, अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड में देखें डायपोल मोमेंट, तो सबसे पहले हमें इसका स्ट्रक्चर बनाना होगा कुछ इस तरीके से। लीनियर स्ट्रक्चर होता है कार्बन डाइऑक्साइड का। यहाँ पे देखो, कार्बन और ऑक्सीजन, इन दोनों में ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन, तो इसलिए ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, इसलिए इस पर पार्शियल नेगेटिव, और कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज होगा, और यहाँ पे इस ऑक्सीजन पे भी नेगेटिव चार्ज। अब जरा देखो क्यों ऐसा हो रहा है, क्योंकि कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है ऑक्सीजन से, इसलिए इस पर पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हुआ। वेक्टर का डायरेक्शन हम क्या दिखाएंगे, प्लस टू माइनस, तो इस तरीके से हमने दिखा दिया प्लस टू माइनस। यहाँ पे भी हम दिखाएंगे तो प्लस टू माइनस इस तरीके से दिखाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जरा देखो रिजल्टेंट वैल्यू जो होगी, ठीक है, जो वेक्टर्स होंगे, एज वेक्टर्स आर इन अपोजिट डायरेक्शन सो मॉलिक्यूल इज नॉन पोलर, ठीक है। मतलब यहाँ पे दोनों वेक्टर्स का जो डायरेक्शन है वो क्या है आपका, अपोजिट है, बिल्कुल अपोजिट है। और अपोजिट डायरेक्शन में अगर हैं वेक्टर्स, तो वहाँ पे जो रिजल्टेंट वैल्यू होती है म्यू क्यू क्या हो जाती है, जीरो हो जाती है। और अगर म्यू की वैल्यू जीरो है, तो जैसा कि हमने बताया कि अगर म्यू की वैल्यू है तो इसका मतलब मॉलिक्यूल क्या है आपका, मॉलिक्यूल आपका नॉन पोलर है। मॉलिक्यूल आपका क्या है, नॉन पोलर, ठीक है। मॉलिक्यूल आपका नॉन पोलर है, CO2 मॉलिक्यूल नॉन पोलर है, लेकिन इसमें जो बॉन्ड है, मतलब कार्बन और ऑक्सीजन के बीच का ये जो बॉन्ड है ना, ये बॉन्ड क्या होगा, पोलर होगा, बट बॉन्ड इज पोलर। ऐसा क्यों, क्योंकि दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस है ना, ऑक्सीजन और कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस है, इसी वजह से यहाँ पे बॉन्ड में पोलैरिटी होगी। बॉन्ड इज पोलर, बॉन्ड तो पोलर होगा, लेकिन ओवरऑल मॉलिक्यूल क्या होगा, ओवरऑल मॉलिक्यूल आपका क्या होगा, नॉन पोलर होगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम कार्बन डाइऑक्साइड को दिखाएंगे। नेक्स्ट एग्जांपल है आपका BF3। देखो BF3 को हम इस तरीके से ट्राइगोनल प्लेनर स्ट्रक्चर बनाते हैं, वेस्पर थ्योरी आप पढ़ोगे तो वहाँ पे सबका शेप भी पता चल जाएगा आपको, ठीक है। तो BF3, ठीक है। अब जरा देखो, फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है, तो जाहिर सी बात इस पर नेगेटिव चार्ज होगा। सारे फ्लोरीन जो टर्मिनल एटम्स हैं, तीनों फ्लोरीन टर्मिनल एटम्स पे नेगेटिव चार्ज और बोरान पे पॉजिटिव चार्ज होगा। अब इनका जो डायरेक्शन होगा वेक्टर का वो क्या होगा, प्लस टू माइनस, तो इस तरीके से प्लस टू माइनस हमने दिखाया। यहाँ भी हमने प्लस टू माइनस दिखाया, और यहाँ भी हमने प्लस टू माइनस दिखाया। अब यहाँ पे जरा देखो, इस BF3 मॉलिक्यूल में जो रिजल्टेंट वेक्टर का डायरेक्शन होगा, एक तो ये ऊपर हो गया, और इन दोनों नीचे वाले इन दोनों वेक्टर्स के जो डायरेक्शन होंगे दोनों के अपोजिट होंगे, कुछ इस तरीके से होगा, ठीक है। क्योंकि दोनों वेक्टर्स के डायरेक्शन कहीं ना कहीं रिजल्टेंट डायरेक्शन इस तरीके से हम बनाएंगे, ठीक है। तो दोनों वेक्टर्स के जो रिजल्टेंट वेक्टर होंगे इस तरीके से हम शो करेंगे। ये रिजल्टेंट वेक्टर है। अब रिजल्टेंट वेक्टर में अगर आप देखो तो दोनों वेक्टर्स अपोजिट डायरेक्शन में हो जाएंगे, और जब अपोजिट डायरेक्शन में होंगे तो जाहिर सी बात है म्यू की वैल्यू वहाँ पर भी क्या होगी, जीरो आएगी। म्यू की वैल्यू क्या आएगी, जीरो आएगी, ठीक है। तो अगर म्यू की वैल्यू जीरो आ रही तो मॉलिक्यूल क्या होगा, नॉन पोलर होगा, लेकिन बॉन्ड क्या होगा, पोलर होगा, ठीक है। ओवरऑल मॉलिक्यूल आपका नॉन पोलर होगा इन द केस ऑफ BF3 मॉलिक्यूल, ठीक है। यहाँ पे म्यू की वैल्यू क्या होगी आपकी, जीरो होगी, क्योंकि रिजल्टेंट वेक्टर का जो डायरेक्शन है वो अपोजिट हो रहा है। नेक्स्ट जो एग्जांपल है दैट इज़ BeF2 बेरिलियम फ्लोराइड। इसका भी लीनियर स्ट्रक्चर होता है इस तरीके से, ठीक है। तो यहाँ पे प्लस होगा, फ्लोरीन पे नेगेटिव होगा, ठीक है। रिजल्टेंट वेक्टर का डायरेक्शन इस तरीके से, दोनों वेक्टर एक दूसरे को कैंसिल कर रहे हैं, म्यू की वैल्यू जीरो। मॉलिक्यूल क्या होगा आपका, पोलर होगा, और सॉरी मॉलिक्यूल नॉन पोलर होगा, और बॉन्ड इज पोलर। नेक्स्ट एग्जांपल है बच्चों H2O का। देखो H2O के केस में हम किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। H2O में देखो ऑक्सीजन सेंट्रल एटम होता है, ऑक्सीजन से दो एटम हाइड्रोजन कनेक्टेड होते हैं जिसे हम टर्मिनल एटम बोलते हैं। ऑक्सीजन पे दो लोन पेयर होता है, दोनों लोन पेयर पी ऑर्बिटल्स में होंगे इस तरीके से, ठीक है। तो इन दोनों लोन पेयर के लिए हमने डायरेक्शन क्या बताया था आपका, वेक्टर का इस तरीके से होता है, ठीक है। क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन रिचनेस होती है वो लोब पर ज़्यादा होती है, तो इसलिए हमने क्या बताया था, वेक्टर का डायरेक्शन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट टू रिच। इसका हेड पार्ट इलेक्ट्रॉन रिच की तरफ होगा और टेल पार्ट इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट की तरफ होगा। तो ये वेक्टर का डायरेक्शन हो गया। अब यहाँ पे देखो ऑक्सीजन नेगेटिव होगा और हाइड्रोजन पॉजिटिव होगा, ठीक है। वेक्टर का डायरेक्शन क्या होगा, प्लस टू माइनस, इस तरीके से प्लस टू माइनस। अब इन दोनों वेक्टर के डायरेक्शंस क्या होंगे, इन दोनों वेक्टर के रिजल्टेंट डायरेक्शन क्या होंगे, इस तरीके से, ठीक है। मतलब दोनों वेक्टर का डायरेक्शन कुछ इस तरीके से होगा, ठीक है। तो दोनों वेक्टर का अगर डायरेक्शन देखा जाए, रिजल्टेंट डायरेक्शन, तो दोनों सेम डायरेक्शन में है। इसका मतलब यहाँ पे म्यू रिजल्टेंट
वैल्यू जो होगी कुछ ना कुछ होगी म्यू की, क्योंकि दोनों वेक्टर एक दूसरे को कैंसिल नहीं कर पाएंगे, दोनों एक ही डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। तो यहाँ पे एक्चुअली नेट डाइपोल मोमेंट की वैल्यू कुछ ना कुछ होगी। तो हम क्या लिखेंगे, म्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो। इसका मतलब ये मालिक्यूल क्या है आपका पोलर है। मालिक्यूल क्या है आपका पोलर। वैसे जनरली एक्सपेरिमेंटली ये देखा गया है कि वाटर के केस में जो म्यू की वैल्यू आती है वो 1.85 डिबाई, इतनी वैल्यू आती है वाटर के केस में। ठीक है, तो म्यू की वैल्यू 1.85 डिबाई आती है। जो नेक्स्ट इंटरेस्टिंग एग्जांपल है बच्चों वो है NH3 और NF3। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये कई बार पूछा जा चुका है। ठीक है, ये दोनों की ज्योमेट्री तो सेम होती है। ठीक है, दोनों की ज्योमेट्री तो सेम होती है NH3 और NF3 की, लेकिन दोनों के डाइपोल मोमेंट में थोड़ा सा अंतर होता है। ठीक है, बहुत ही इंटरेस्टिंग केस है NH3 और NF3 मॉलिक्यूल में। किस तरीके से हम डाइपोल मोमेंट को फाइंड आउट करेंगे, इसको आप ध्यान से देखेंगे, समझेंगे। तो हम बात करते हैं पहले NH3 की। तो ज़रा देखो, NH3 का जब हम डायग्राम बनाएंगे तो कुछ इस तरीके से, नाइट्रोजन पे लोन पेयर होता है तो इस तरीके से लोन पेयर दिखाएंगे। यह हाइड्रोजन होगा, तीनों हाइड्रोजन इस तरीके से। और NF3 भी एक पिरामिडल शेप होता है, नाइट्रोजन पे लोन पेयर होगा और इससे टर्मिनल एटम फ्लोरीन कनेक्टेड होंगे। दोनों में बस अंतर यही होता है कि टर्मिनल एटम यहाँ पे हाइड्रोजन होता है और यहाँ पे फ्लोरीन होता है। दोनों के ज्योमेट्री सेम होती है। ज्योमेट्री मतलब इसका शेप क्या होता है, पिरामिडल होता है। दोनों का शेप क्या होता है, पिरामिडल होता है। ठीक है, अब जरा देखो यहाँ पे हमने इस लोन पेयर के लिए डायरेक्शन क्या दिखाया, इस तरीके से वेक्टर का, यहाँ भी इस तरीके से। अब यहाँ पे हाइड्रोजन प्लस होगा, नाइट्रोजन माइनस होगा, दिस इज प्लस, हाइड्रोजन माइनस माइनस। ठीक है, तो यहाँ पे अब यहाँ पे डायरेक्शन +2 माइनस होगा, तो इस तरीके से वेक्टर का डायरेक्शन हम दिखाएंगे। अब तीनों वेक्टर के डायरेक्शंस क्या होंगे, रिजल्टेंट डायरेक्शन इस तरीके से होंगे। रिजल्टेंट डायरेक्शन आपको इस तरीके से दिखाएंगे। अब दोनों वेक्टर का डायरेक्शन देखो सेम है, इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पे NH3 में जो म्यू की वैल्यू होगी इज नॉट इक्वल टू जीरो, मतलब म्यू की वैल्यू कुछ ना कुछ जरूर होगी। वैसे जनरली जो म्यू की वैल्यू होती है इन द केस ऑफ NH3 वो अभी हम आपको बता रहे हैं 4.90 इंटू 10⁻³ सेंटीमीटर कूलम मीटर होता है। ठीक है, अब देखते हैं हम NF3 के केस में। देखो NF3 के केस में अब फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा हो तो इस पर नेगेटिव और नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा, क्योंकि फ्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव दैन नाइट्रोजन। ठीक है, इसलिए फ्लोरीन पे नेगेटिव होगा और नाइट्रोजन पे पॉजिटिव। तो यहाँ पे अब डायरेक्शन बदल जाएगा, +2 माइनस इस तरीके से डायरेक्शन होगा। अब इन तीनों वेक्टर के डायरेक्शन अपोजिट हो जाएंगे इस तरीके से, मतलब एक रिजल्टेंट वेक्टर ऊपर की तरफ और ये नीचे की तरफ होगा। मतलब दोनों वेक्टर एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, कैंसिल कर रहे हैं। तो आप क्या कहोगे, इन दोनों वेक्टर के डायरेक्शंस जब एक दूसरे को कैंसिल कर रहे हैं, रिजल्टेंट डायरेक्शन जो है वो म्यू की वैल्यू यहाँ पे आप क्या बताओगे, म्यू की वैल्यू यहाँ पे 0 होगी, लेकिन ये गलत है। ठीक है, म्यू की वैल्यू यहाँ 0 नहीं होती है, यहाँ पे म्यू की वैल्यू कुछ न कुछ ज़रूर होती है। ठीक है, ऐसा क्यों होता है इसको आप समझ लो। तो NH3 के केस में जो म्यू की वैल्यू होती है वो जनरली 4.90 इंटू 10⁻³ कूलम मीटर होता है। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसको, यहाँ सेंटीमीटर नहीं है, C फॉर कूलम। ठीक है, तो इस तरीके से ये रिजल्टेंट वैल्यू है NH3 का। लेकिन हम बात करते हैं NF3 में अगर आप डायग्रामेटिकली इसको करोगे तो आपको लगेगा कि यहाँ पे म्यू की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 0। क्यों होनी चाहिए, क्योंकि रिजल्टेंट वेक्टर जो है दोनों अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं। तो आप कहोगे कि म्यू की वैल्यू 0 होनी चाहिए, लेकिन 0 नहीं होता है। ऐसा क्यों, देखो जब NH3 का जब स्ट्रक्चर आप बनाओगे तो ध्यान से देखो, NH3 के केस में, सॉरी NF3 के केस में टर्मिनल एटम जो है वो क्या है, फ्लोरीन है। तो डायरेक्शन तो ये है ज़रूर, यहाँ भी इस तरीके से डायरेक्शन होगा वेक्टर का। ठीक है, देखो फ्लोरीन इतना हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, कहने का मतलब कि फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इतनी ज़्यादा होती है, पूरे पीरियोडिक टेबल में फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज़्यादा होती है। इसी वजह से इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज़्यादा होने की वजह से ये तीनों फ्लोरीन एटम क्या करते हैं, नाइट्रोजन पे प्रेजेंट लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के डायरेक्शन को क्या करते हैं, थोड़ा सा बदलते हैं। कहने का मतलब ये जो लोब पर आप देख रहे हो ना इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, ये खींचता है, विड्रा करता है। ये तीनों फ्लोरीन एटम इतने हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं कि नाइट्रोजन के जो p ऑर्बिटल्स के ये
लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स हैं, इनकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी लोब पे न होकर धीरे धीरे नीचे की तरफ आती है। कहने का मतलब जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है नाइट्रोजन के पी ऑर्बिटल्स की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को ये तीनों फ्लोरीन एटम हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव होने की वजह से ये क्या करते हैं, विड्रा करते हैं। विड्रा करते हैं मतलब ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऊपर की तरफ न होकर क्या होता है, नीचे की तरफ आता है। कहने का मतलब ये जब पुल खींचेंगे तो क्या करेंगे, नाइट्रोजन और तीनों फ्लोरीन जब इतनी हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, टू अट्रैक्ट द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो इन तीनों फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव होने की वजह से ये लोन पेयर जो होता है नाइट्रोजन का, ये इस तरफ खींचता है, इस तरफ खींचता है, जिसकी वजह से जो डायरेक्शन है, मतलब जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का डायरेक्शन है, ये आप ये जो देख रहे हो वेक्टर का डायरेक्शन, ये थोड़ा सा बदलने लगता है। ठीक है, थोड़ा सा क्या होता है, बदलने लगता है। ठीक है, इसी वजह से यहाँ पे डायरेक्शन कुछ इस तरीके से हो जाता है, सेम हल्का फुल्का डायरेक्शन वेक्टर का इस तरीके से होता है। ठीक है, दोनों के डायरेक्शन इस तरीके से दिखाई देते हैं, रिजल्टेंट डायरेक्शन। और इसी वजह से यहाँ पे म्यू की वैल्यू कुछ ना कुछ जरूर होती है। इसीलिए इन द केस ऑफ NF3 म्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो, म्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो, कुछ स्लाइटली म्यू की वैल्यू जरूर मिलती है इन द केस ऑफ NF3। ऐसा क्यों होता है NF3 में, क्योंकि फ्लोरीन बहुत हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है जो कि नाइट्रोजन पे प्रेजेंट लोन पेयर को अपनी तरफ खींचता है और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बदल देता है। इसी वजह से रिजल्टेंट जो म्यू की वैल्यू होती है वो जीरो नहीं होती है, म्यू की वैल्यू यहाँ पे कुछ ना कुछ जरूर होती है। वैसे जनरली म्यू की वैल्यू इन द केस ऑफ NF3 नाइट्रोजन ट्राईफ्लोराइड, इसमें म्यू की वैल्यू जो होती है वो जनरली स्लाइटली कुछ ना कुछ जरूर होती है, 0.080। ठीक है, 10⁻³ कूलम मीटर। ठीक है, तो इस तरीके से ये इसकी वैल्यू फाइंड आउट की गई म्यू की वैल्यू इन द केस ऑफ NF3। ठीक है बच्चों, तो इसको आप याद करेंगे जरूर, ये बहुत इंटरेस्टिंग केस है NH3 और NF3 का, इसको आप जरूर देख लेंगे। NF3 में म्यू की वैल्यू कुछ न कुछ जरूर होती है, इन द केस ऑफ NF3 म्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो। ठीक है, ओके बच्चों, तो ये डाइपोल मोमेंट था, इसको आप फेयर कॉपी में नोट्स बना लेंगे। ओके, तो आज की क्लास के लिए इतना ही। ओके बच्चों, थैंक यू, हैव अ गुड डे।